Good morning, student. So, today we are going to study about warfare for wealth. Open at page number 20. Okay. Warfare for wealth. जब कई योद्धा या कई किंग्स धन के लिए युद्ध किया करते थे या धन के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण किया करते थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वॉरफेयर फॉर वेल्थ. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. जब वो धन के लिए दूसरे राजा के राज्यों पर आक्रमण किया करते थे, तो वो आज हम पढ़ेंगे. ओके. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. हर किसी राजा का अपना एक क्षेत्र होता है. At the same time they try to control other areas. और उसी टाइम पर वो चाहते हैं कि हम अपने राज्य को किस तरीके से और बढ़ाएं, किस तरीके से और उसका विस्तार करते जाएं और हर ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर हमारा ही अधिकार हो, हम ही उस पर कैप्चर कर सकें. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. गंगा घाटी, गंगा वैली जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, गंगा घाटी के पास एक कन्नौज नगर था. मतलब कन्नौज सिटी थी जो कि बहुत ही समृद्ध नगर था, समृद्ध शहर था, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था राजाओं को. वहाँ की खेती भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी, बहुत ही प्रीशियस थी. वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा राजाओं को मिला करता था. तो ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की नज़र जो थी वो इस कन्नौज नगर पे थी, क्योंकि गंगा घाटी के पास बसा हुआ ये शहर था. तो इस कन्नौज नगर पे ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की क्या थी? नज़र थी कि हम इस पे अपना अधिकार जमा लें और ज़्यादा समृद्ध हो जाएं. तो कई वर्षों से, फॉर सेंचुरीज मीन्स क्या होता है? कई वर्ष मतलब 100 सालों से रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूता एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. तो इस कन्नौज नगर पे अपना अधिकार जमाने के लिए तीन राजा अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे. तीन राजा आपस में भी भिड़ रहे थे कि हम इस कन्नौज नगर पे कैसे अपना कैप्चर कर ले. तो देखिए कौन कौन से राजा इसके लिए लड़ रहे थे. गुर्जर प्रतिहार और फिर राष्ट्रकूट हो गए हैं और पाला डायनेस्टी. ये तीनों राजा लड़ रहे थे सिर्फ कन्नौज नगर पे अपना अधिकार जमाने के लिए. और अगर इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एक नगर पे अपना अधिकार जमाने के लिए तीन वंश के लोग अब पूरी ताकत लगा के भिड़ रहे थे, इसलिए इसको हिस्ट्री में इसको ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा गया है, क्योंकि 3 पार्टीज इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ रही थी. इसीलिए इस स्ट्रगल को ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है, क्योंकि एक नगर पर 3 राजा अपनी पूरी इच्छा, पूरी धन संपदा से लगे हुए थे कि किस तरीके से मैं कन्नौज नगर पे हम लोग अपना अधिकार जमा लें. अब आगे बात करते हैं. एज वी विल सी पेज नंबर 62-66 पे हम पढ़ेंगे. रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल. जितने भी राजा या शासक थे वो किस तरीके से अपनी रिचनेस को दिखाते थे या किस तरीके से अपनी पावर को दिखाते थे. वो अपनी पावर्स को, अपनी रिचनेस को ऐसे दिखाया करते थे. वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो था या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी उनके पास धन संपदा हुआ करती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेम्पल्स पे खर्च किया करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम जितना मंदिर पे मतलब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम मंदिर पे करेंगे उतनी रिचनेस हमारी लोगों को समझ में आएगी और हम बड़े राजा दिखेंगे, समृद्ध राजा दिखेंगे. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पैसा था, धन संपदा, वो अपने मंदिर पे खर्च किया करते थे. ओके. When they attacked one another kingdom, तो जब भी कोई राजा ये सोचता था कि अब मुझे किसी राज्य पे अटैक करना है, तो वो उस राज्य में सबसे पहले किसी भी मंदिर को निशाना बनाया करते थे कि सबसे ज़्यादा धन संपदा कोई भी राजा जो है वो टेम्पल पे इन्वेस्ट करते, तो सबसे पहले हम टेम्पल पे ही अपना निशाना बनाएंगे, वहीं पे अटैक करेंगे. They often chose to target temple. वो अक्सर मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया करते थे. Which were sometimes extremely rich, क्योंकि मंदिर काफ़ी समृद्ध हुआ करते थे, काफ़ी भव्य हुआ करते थे. ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की सोच यही थी कि हम मंदिर पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिचनेस ज़्यादा दिखेगी. और जब भी किसी दूसरे राजा की नज़र अगर उस नगर में हुआ करती थी, उस नगर में वो सबसे पहले राजा के किले में नहीं, राजा के उस राजा के जो नगर में मंदिर था, भव्य मंदिर, वहाँ पे अटैक करते थे, क्योंकि जितनी धन संपदा उनको मिल पाती वो वहीं से मिल पाती. ओके. अब देखिए वन ऑफ द बेस्ट नोन, अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम.
वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान, इनमें से सबसे जाना माना जो सुल्तान महमूद था, अफगानिस्तान में एक गजनी शहर, मान लीजिए अफगानिस्तान में एक गजनी शहर पड़ता है, वहाँ का सुल्तान महमूद जो था उसने अफगानिस्तान में लगभग 997 से लेकर 130 तक राज्य किया, मतलब लगभग 33 ईयर्स तक उसने अफगानिस्तान के गजनी शहर में राज्य किया महमूद ने, सुल्तान महमूद ने। उसने सोचा कि मैं अपने राज्य को और बढ़ाऊंगा एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर, और उसने फिर सेंट्रल एशिया, मतलब उसने सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन आता है, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब आते हैं। उसने सोचा मैं अपने राज्य को और बढ़ाऊंगा, तो राज्य को बढ़ाने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं अब उन कॉन्टिनेंट पे या उन सब कॉन्टिनेंट पे आक्रमण करूंगा जहां ज़्यादा समृद्ध राजा है या ज़्यादा उनके पास धन संपदा है, ठीक है। तो उन्हें फिर ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो उसे ये पता चला कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, पहले इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता था क्योंकि उसमें कई सारे और देश थे, तो उसने क्या सोचा कि मैं इंडिया पर आक्रमण करूंगा क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है वहाँ के मंदिर। तो वो उसने क्या किया कि हर साल वो इंडिया को ही अपना टारगेट बनाता था और हर साल वो जाता था और इंडिया को लूट कर आ जाता था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई मंदिर माना जाता है धन संपदा की अगर बात की जाए तो वो है सोमनाथ मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है, वहाँ के मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, पैसे चढ़ाते थे, मतलब ये जो सोने चांदी वगैरह सब चढ़ाते थे। तो महमूद को ये पता चला कि यहाँ इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा धन है, संपदा, तो उसी मतलब वहाँ पे उसने कई बार अटैक किया। हर साल वो आता था और वहाँ पे अटैक करके चला जाता, तो वहाँ से धन संपदा लेके वो चला जाता था अपने अफगानिस्तान में। वहाँ पे उसने अपनी कैपिटल बनाने को सोची कि मैं अपनी एक नई कैपिटल बनाऊंगा, तो उसी पैसे से वो वहाँ पे कैपिटल स्थापित करना चाहता था। मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड, यहाँ से वो बहुत ज़्यादा धन लेके यहाँ से वो गया। अब ही वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी, वहाँ पे उसने अपनी गजनी में उसने अपनी एक राजधानी बनाने की भी सोची। ओके, सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट पीपल द कॉन्क्वेट। तो सुल्तान महमूद के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई थी कि इस देश में, इस सब कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा धन है, इतना ज़्यादा लोग अमीर हैं, तो इसके बारे में मुझे और जानना है। यहाँ पे और कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग लोग हैं, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो सुल्तान महमूद ने क्या किया, अल बिरूनी नाम के एक स्कॉलर को, है ना, अफगानिस्तान में सुल्तान महमूद ने अपने एक स्कॉलर, मतलब अपने एक लेखक, अल बिरूनी नाम के लेखक को कहा कि तुम इस सब कॉन्टिनेंट मतलब किसके, इंडिया के बारे में एक किताब लिखो। जो भी लेखा जोखा इंडिया के बारे में लिख सकते हो वो लिखो कि इंडिया के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो सुल्तान महमूद ने अल बिरूनी को कहा कि तुम इंडिया के बारे में, इस कॉन्टिनेंट के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखो। तो अल बिरूनी ने अपनी अरेबिक लैंग्वेज में उसने इंडिया के बारे में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। अल बिरूनी ने जो किताब लिखी इंडिया के बारे में, उस किताब का नाम क्या था, किताब उल हिंद, ठीक है ना। उसमें इंडिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कहाँ कौन सा राजा सबसे ज़्यादा समृद्ध है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा धन है, किस मंदिर में सबसे ज़्यादा धन है, और भी वहाँ के लोगों की मान्यताएं क्या है। तो सब कुछ किताब उल हिंद में अल बिरूनी ने लिखा। वो भी किसकी मदद से, उसने एक संस्कृत स्कॉलर की मदद से ये सारी चीज़ें लिख के एक तैयार कर दी, किताब उल हिंद। अब देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं, अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड अ चौहान्स। और भी बहुत से राजा थे, उनमें से एक राजा थे चौहानास। अब उनको चौहान के नाम से जाना जाता है, बाद में उनको किस नाम से जाना गया, चौहान के नाम से जाना गया। ये जो थे ये दिल्ली अजमेर के क्षेत्रों में राज्य किया करते थे। ये जो चौहान थे ये दिल्ली और अजमेर के आसपास जितने भी क्षेत्र थे वहाँ ये राज्य किया करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड इन्होंने भी अपने राज्य को, हर राजा की ये सोच ही हुआ करती थी कि हम अपने राज्य को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा समृद्ध करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी अपने राज्य को वेस्ट में, अगर वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में हम देखें तो गुजरात आता है, तो गुजरात में इनको अपना राज्य बढ़ाना था, गुजरात की तरफ इनको अपने राज्य को विस्तार करना था। तो गुजरात में अगर ये अपना अधिकार जमाना चाहते थे तो इनको पहले गुजरात के चालुक्यों से मतलब युद्ध करना पड़ता, चालुक्यों को हराना पड़ता, तब जाके गुजरात में अपना अधिकार जमा पाते। तो ऐसा इन्होंने किया
गुजरात में इन्होंने चालुक्यों को हराया और गुजरात पे अपना अधिकार जमा लिया। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूर्वी तरफ, ईस्ट तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश है। मैप में आपने देखा होगा कि वेस्ट तरफ गुजरात है और ईस्ट तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग था, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे अपना अधिकार जमाने के लिए इनको क्या करना पड़ता, गढ़वालों से, गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गढ़वालों से इनको युद्ध करना पड़ता, तब जाके ये वहाँ अपना अधिकार जमा पाते। कौन? चौहान। चौहानों को अगर वेस्ट में अपना अधिकार जमाना था तो उन्हें चालुक्यों को हराना था, और अगर उनको ईस्ट में अपना अधिकार जमाना था तो उनको पश्चिमी गढ़वालों को हराना पड़ता, तब जाके वो अपना अधिकार जमा पाते, और ऐसा उन्होंने किया। तो इसमें सबसे फेमस जो थे चौहान वो थे पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय सबसे फेमस चौहान थे। इन्होंने 1168 से 1192 तक अपना राज्य किया, जिन्होंने अफगान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान के एक शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया। ये हार उससे बर्दाश्त नहीं हुई मोहम्मद गौरी से, तो वो 1192 में दोबारा यहाँ आया और पृथ्वीराज तृतीय को मृत्यु दे दी, है ना। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई किसके हाथों? मोहम्मद गौरी के हाथों। अब देखिए पेज नंबर 22 में अगर हम देखें, क्लोजर लुक द चोलास, अब हम इसमें चोलास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये चैप्टर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, शायद 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पावर में जो रहते थे वो चोलास रहते थे। चोलास बहुत पुराने समय से, भले वो ज़्यादा इतने फेमस नहीं थे बट उनका नाम बहुत पुराने समय से चलता था। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतरैयूर जो थे, ये भी कावेरी डेल्टा में इनको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इसमें ये उरैयूर और तंजावुर का क्या रोल था, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इसके बाद हाँ, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ये एक्सप्लेन करूंगी एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। सो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।